प्रिय छात्र छात्राओं, सने भरा नमस्कार। मैं आज सीबीएसई और बीएसईबी के इंटरमीडिएट 12वीं के वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए अध्याय 6 के टॉपिक एटीट्यूड एंड सोशल कोऑर्डिनेशन अर्थात मनोवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान शीर्षक से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को बतलाने जा रहा हूं। वैकल्पिक उत्तर क्रमशः ए, बी, सी तथा डी के रूप में होंगे। आशा करते हैं 12वीं वार्षिक परीक्षा के लिए आज का पाठ काफ़ी लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। जो छात्र छात्राएं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये तुरंत सब्सक्राइब करें। डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस और बेल आइकन को दबा दें ताकि मनोविज्ञान विषय से संबंधित पाठ सबसे पहले आप सभी को आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पहला प्रश्न इस प्रकार है, मनोवृत्ति एटीट्यूड से तात्पर्य होता है। एक बार फिर से प्रश्न को दोहराते हैं। मनोवृत्ति एटीट्यूड से तात्पर्य होता है। वैकल्पिक उत्तर ए, एक अर्जित गुण से, बी, जन्मजात गुण से, सी, ए तथा बी से और डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, यानी एक अर्जित गुण से। मनोवृत्ति जो होता है ये किसी व्यक्ति का एक अर्जित गुण होता है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति के प्रति नकारात्मक या धनात्मक व्यवहारों को दिखलाने की कोशिश करता है। यानी नकारात्मक या सकारात्मक व्यवहारों के प्रति जो हमारा झुकाव होता है या किसी चीज़ के प्रति जो हमारे में झुकाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस प्रवृत्ति को ही हम मनोवृत्ति या एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, मनोवृत्ति में घटकों या अवयव की कुल संख्या कितनी होती है? यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। मनोवृत्ति में घटकों या अवयव की कुल संख्या कितनी होती है? वैकल्पिक उत्तर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी 3, यानी मनोवृत्ति में कुल घटकों की संख्या 3 होती है, जिसमें एक घटक संज्ञानात्मक होता है, दूसरा भावात्मक होता है और तीसरा व्यवहारात्मक या क्रियात्मक घटक कहलाता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। पूर्वधारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है? यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर पर विशेष ध्यान देंगे परीक्षार्थी। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। पूर्वधारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से भिन्न है? इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए है वैरभाव, बी संबद्धता, सी आवेष्टन या इन्वॉल्वमेंट और डी, इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी आवेष्टन यानी इन्वॉल्वमेंट। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से किस कारक द्वारा मनोवृत्ति का निर्माण प्रभावित नहीं होता है? यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षार्थी इस प्रश्न पर और इस प्रश्न के उत्तर पर विशेष ध्यान देंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें से किस कारक द्वारा मनोवृत्ति का निर्माण प्रभावित नहीं होता है? वैकल्पिक उत्तर ए सामाजिक सीखना, बी
विश्वसनीय सूचनाएं, सी आवश्यकता पूर्ति और डी श्रोता की विशेषताएं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी श्रोता की विशेषताएं मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित नहीं करती हैं। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें कौन व्यक्ति के पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है? वैकल्पिक उत्तर ए शिक्षा, बी पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार, सी सामाजिक विधान और डी अंतर समूह संपर्क। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी अंतर समूह संपर्क। अगला प्रश्न, इनमें किसका प्रभाव मनोवृत्ति के विकास पर सर्वाधिक पड़ता है? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक उत्तर ए बुद्धि इंटेलिजेंसी, बी जाति कास्ट, सी आयु एज और डी परिवार फैमिली। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी परिवार, यानी परिवार का प्रभाव मनोवृत्ति के विकास पर सर्वाधिक पड़ता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संघटक यानी कॉग्निटिव इंग्रेडिएंट्स से तात्पर्य होता है? वैकल्पिक उत्तर ए मनोवृत्ति के प्रति विश्वास से, बी मनोवृत्ति के प्रति चिंता से, सी मनोवृत्ति के प्रति भाव और संवेग से और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए मनोवृत्ति के प्रति विश्वास से। अगला प्रश्न, मनोवृत्ति के भावात्मक संघटक यानी अफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स से तात्पर्य क्या होता है? वैकल्पिक उत्तर ए मनोवृत्ति के प्रति अनुभूति से, बी मनोवृत्ति के प्रति भाव एवं संवेग से, सी मनोवृत्ति के प्रति ध्यान से और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी मनोवृत्ति के प्रति भाव एवं संवेग से। ये तात्पर्य होता है मनोवृत्ति के भावात्मक संघटक का। अगला प्रश्न इस प्रकार है, हाइडर के अनुसार व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन किस परिस्थिति में तेजी से होता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। हाइडर के अनुसार व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन किस परिस्थिति में तेजी से होता है? वैकल्पिक उत्तर ए संतुलन की अवस्था में, बी असंतुलन की अवस्था में, सी समानता की अवस्था में और डी समीपता की अवस्था में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी असंतुलन की अवस्था में हाइडर के अनुसार मनोवृत्ति में परिवर्तन तेजी से होता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, मनोवृत्ति के संतुलन सिद्धांत बैलेंस थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए मोहसिन, बी फेस्टिंगर, सी हाइडर और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी हाइडर। हाइडर ने ही मनोवृत्ति के संतुलन सिद्धांत या बैलेंस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। आज के पाठ का अगला प्रश्न इस प्रकार है, मनोवृत्ति परिवर्तन के संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए छात्र छात्राएं इस प्रश्न के उत्तर को विशेष रूप से याद रखेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए लियोन फेस्टिंगर, बी हाइडर, सी मोहसिन और डी कार्ल स्मिथ। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए लियोन फेस्टिंगर। अगला प्रश्न, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्क यानी 2 स्टेप कंसेप्ट का प्रतिपादक कौन है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्क यानी 2 स्टेप कंसेप्ट का प्रतिपादक
कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए हाइडर, बी एस एम मोहसिन, सी कार्ल स्मिथ और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी एस एम मोहसिन ने ही मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संपर्क यानी 2 स्टेप कंसेप्ट को विकसित किया था। आज के पाठ का अगला प्रश्न इस प्रकार है, संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के अनुसार संज्ञानात्मक असंवादिता यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस की उत्पत्ति कब होती है? यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर ए के रूप में है, जब व्यक्ति को कोई चिंता होती है, बी जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं, सी जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं। तब क्या होता है? तब व्यक्ति में संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, इनमें कौन पूर्वाग्रह यानी प्रीजुडिस की सबसे बड़ी पहचान है? छात्र छात्राएं इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देंगे, इस प्रश्न के उत्तर पर विशेष ध्यान देंगे और इसके उत्तर को याद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन पूर्वाग्रह प्रीजुडिस की सबसे बड़ी पहचान है? वैकल्पिक उत्तर ए वैरभाव, बी नकारात्मक मनोवृत्ति, सी असहयोग और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा वैरभाव। अगला प्रश्न, विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार को क्या कहा जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, विभिन्न समूहों के बारे में पूर्व कल्पित विचार को क्या कहा जाता है? ए विश्वास, बी भेदभाव, सी रूढ़िकृति और डी स्वप्न। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी रूढ़िकृति। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया की उप प्रक्रियाओं में सम्मिलित है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, छात्र छात्राएं प्रश्न के उत्तर पर विशेष ध्यान देंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, इनमें कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया की उप प्रक्रियाओं में सम्मिलित है? ए वैकल्पिक उत्तर चयन, बी संगठन, सी अनुमान और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, आलपोर्ट ने दूसरों की उपस्थिति में अपने निष्पादन में सुधार करने की लोगों की प्रवृत्ति को क्या कहा है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, आलपोर्ट ने दूसरों की उपस्थिति में अपने निष्पादन में सुधार करने की लोगों की प्रवृत्ति को क्या कहा है? वैकल्पिक उत्तर ए सामाजिक सुगमीकरण, बी परिवेश प्रभाव, सी पूर्वाग्रह और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए सामाजिक सुगमीकरण। अब आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।